नमस्कार दोस्तों। जब पूरी दुनिया आपके आइडिया का मजाक उड़ाए तो क्या करना चाहिए? यह कहानी आपको जवाब देगी। दादाजी ने कहा, क्या हुआ बेटा, मुंह लटकाकर क्यों बैठे हो? रोहन ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, दादाजी, मैं और मेरे दोस्त स्कूल के विज्ञान मेले के लिए एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। मेरे पास एक बिल्कुल नया आइडिया है, एक छोटा ड्रोन बनाने का जो खेतों में बीज बो सके। पर मेरे दोस्त सुनने को ही तैयार नहीं हैं। वे सब वही पुराना ज्वालामुखी का मॉडल बनाना चाहते हैं जो हर साल बनता है। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, पर वे मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मेरी सारी ऊर्जा खत्म हो गई। दादाजी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम अपनी मीठी चीनी को समुद्र के खारे पानी में मिलाने की कोशिश कर रहे थे बेटा? रोहन ने हैरानी से कहा, मतलब? दादाजी ने कहा, मतलब ये कि जो आपकी बात सुनने और समझने को तैयार ही न हो, ऐसे लोगों को न समझाएं, उसमें अपनी शक्ति नष्ट न करें। जैसे तुम समुद्र के खारे पानी को मीठा करने के लिए उसमें शक्कर नहीं मिलाते हैं ना, क्योंकि तुम जानते हो कि यह असंभव है और तुम्हारी सारी शक्कर व्यर्थ चली जाएगी। रोहन ने कहा, हाँ दादाजी, पर फिर मैं क्या करूं? दादाजी ने कहा, इसी बात पर मुझे एक बहुत पुरानी कहानी याद आ गई। कहानी है एक नौजवान किसान की जिसने एक नया सपना देखा था। दादाजी ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले अन्नपूर्णा नामक एक गांव था जो अपनी उपजाऊ जमीन और गेहूं की शानदार फसल के लिए प्रसिद्ध था। उस गांव के सबसे पुराने और सबसे सम्मानित किसान थे हरिप्रसाद काका। उनका अनुभव पीढ़ियों का था और पूरा गांव खेती के मामले में उनकी बात को पत्थर की लकीर मानता था। उनके लिए खेती का मतलब था वही पुराने तरीके जो उनके बाप दादा सदियों से अपनाते आए थे। उनका मन ज्ञान और अनुभव से तो भरा था, पर नए विचारों के लिए पूरी तरह बंद था, ठीक समुद्र के खारे पानी की तरह, जिसमें और मिठास की कोई जगह नहीं थी। उसी गांव में एक नौजवान लड़का रहता था जिसका नाम था देव। देव शहर के कृषि विश्वविद्यालय से पढ़ाई करके हाल ही में गांव लौटा था। वह ऊर्जा और नए विचारों से भरा हुआ था। उसने मिट्टी के स्वास्थ्य, जल संरक्षण और जैविक खेती के बारे में बहुत कुछ सीखा था। वह जानता था कि पुराने तरीकों से अब जमीन की ताकत खत्म हो रही है। देव ने गांव की पंचायत में एक प्रस्ताव रखा। उसने कहा, काका और सभी बड़े बुजुर्गों, हमें अब खेती के तरीके बदलने होंगे। हमें रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए और ऐसी फसलें उगानी चाहिए जो मिट्टी की ताकत लौटाएं। यह सुनते ही हरिप्रसाद काका जोर से हंसे। उन्होंने देव का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे छोकरे, कल शहर से आया है और हमें खेती सिखाएगा। हमने इसी मिट्टी में अपने बाल सफेद किए हैं। ये किताबी बातें खेतों में काम नहीं आती। जाकर शहर में नौकरी कर, ये खेती तेरे बस की नहीं। बाकी गांव वाले भी हरिप्रसाद काका की हां में हां मिलाने लगे। यह हरिप्रसाद काका और गांव वालों के मन का खारापन था, जो किसी भी नई मिठास को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। देव बहुत निराश हुआ, पर उसने हार नहीं मानी। अगले कई हफ्तों तक वह हरिप्रसाद काका और दूसरे किसानों को अपनी नई तकनीकों के फायदे समझाने की कोशिश करता रहा। वह उन्हें बताता कि कैसे इससे पानी बचेगा, मिट्टी उपजाऊ होगी और फसल की गुणवत्ता बढ़ेगी। पर हर बार वे उसकी बात सुनने से पहले ही उसका मजाक उड़ाकर उसे भगा देते। देव अपनी ही योजनाओं को भूलने लगा था। उसका सारा समय और सारी शक्ति ऐसे लोगों को समझाने में नष्ट हो रही थी जो समझना ही नहीं चाहते थे। वह अपनी सारी रचनात्मक ऊर्जा उस खारे समुद्र में घोल रहा था। हताश होकर एक शाम वह अपने पिता के पास बैठा। उसके पिता भी एक साधारण किसान थे। उन्होंने देव की पूरी कहानी सुनी। वे कुछ नहीं बोले। वे उसे अपने साथ घर के पीछे एक छोटे, बंजर और पथरीले जमीन के टुकड़े पर ले गए,
जिसे सालों से कोई उपयोग नहीं करता था। उन्होंने उस बंजर जमीन की ओर इशारा करते हुए कहा, बेटा, पूरे गांव के खारे समुद्र को मीठा करने की कोशिश छोड़ दे। अपनी सारी मिश्री, मेहनत और ज्ञान इस छोटे से मीठे तालाब, जमीन का टुकड़ा को दे दे। जब इस तालाब में कमल खिलेंगे तो पूरा समुद्र खुद चलकर देखने आएगा। देव को अपने पिता की बात समझ में आ गई। वह अगले ही दिन से उस बंजर जमीन पर काम करने लगा। उसने गांव वालों से बहस करना छोड़ दिया। अब वह सुबह से शाम तक अकेले ही उस पथरीली जमीन को साफ करता, उसमें जैविक खाद मिलाता और जल संरक्षण के लिए छोटे छोटे गड्ढे खोदता। गांव वाले उसे देखकर कहते, देखो, पागल हो गया है, अपनी अच्छी खासी जमीन छोड़कर उस पत्थर पर हल चला रहा है। पर देव किसी की नहीं सुनता। उसने अपनी पूरी शक्ति और अपना सारा नया ज्ञान उस छोटे से जमीन के टुकड़े पर लगा दिया। देखते देखते मॉनसून का मौसम आया। उस साल बारिश बहुत कम हुई। गांव में सूखा पड़ने लगा। हरिप्रसाद काका और दूसरे किसानों की गेहूं की फसलें, जो रासायनिक खाद और बहुत ज्यादा पानी पर निर्भर थीं, पीली पड़कर मुरझाने लगी। पूरे गांव में हाहाकार मच गया। तभी किसी ने ध्यान दिया कि गांव के उस कोने में जहां देव की पत्थर वाली जमीन थी, वहां हरियाली लहलहा रही थी। हरिप्रसाद काका और सारे गांव वाले भागकर वहां पहुंचे। उन्होंने जो देखा, उस पर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। देव की वह छोटी सी जमीन सब्जियों और मोटे अनाज की फसल से लहलहा रही थी। उसके खेत में नमी थी और पौधे स्वस्थ थे, क्योंकि उसने ऐसी फसलें चुनी थीं जिन्हें कम पानी की जरूरत थी और उसकी जमीन जैविक खाद के कारण पानी को सोख कर रखती थी। उसकी सफलता उस बंजर जमीन पर खिले हुए कमल की तरह थी। हरिप्रसाद काका, जिनका अहंकार अब टूट चुका था, धीरे से देव के पास आए और बोले, बेटा, यह चमत्कार तुमने कैसे किया? हमारी फसलें तो बर्बाद हो गई। देव ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, काका, यह चमत्कार नहीं, बस सोच का फर्क है। मैं आप सबको यही समझाने की कोशिश कर रहा था। उस दिन के बाद हरिप्रसाद काका और गांव के सभी किसान खुद देव के पास उसकी नई तकनीक सीखने आने लगे। देव ने अपनी सारी ऊर्जा उन्हें समझाने में लगा दी, जो अब सच में समझना चाहते थे। उसने अपना मीठा तालाब बना लिया था और अब पूरा खारा समुद्र खुद मीठा होने के लिए उसके पास आ गया था। दादाजी ने कहा, तो समझे रोहन बेटा, तुम्हारा ड्रोन का आइडिया तुम्हारी मिश्री की तरह है और तुम्हारे दोस्त अभी हरिप्रसाद काका की तरह हैं। तुम अपनी सारी ऊर्जा उनसे बहस करने में नष्ट मत करो, बल्कि जाओ और अपना मीठा तालाब बनाओ। अकेले ही अपने प्रोजेक्ट का एक छोटा सा मॉडल बनाओ। जब तुम्हारे दोस्त देखेंगे कि तुम्हारा ड्रोन सच में काम करता है और वह कितना अद्भुत है, तो वे खुद तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारी टीम का हिस्सा बनना चाहेंगे। अपने शब्दों से नहीं, अपने काम के परिणाम से उन्हें समझाओ। अपनी शक्ति को सही जगह पर लगाओ, व्यर्थ के तर्कों में नहीं। रोहन के चेहरे पर अब निराशा की जगह एक नई समझ और आत्मविश्वास की चमक है। वह धीरे से सिर हिलाता है और मुस्कुराता है। यदि इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है या आपको एक नई सोच दी है, तो अपना प्यार दिखाने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में अपनी भावनाएं व्यक्त करें। इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कर गया? हमारे इस सफर का हिस्सा बने और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम मिलकर ज्ञान की ऐसी ही प्राचीन और अद्भुत कहानियों का आनंद लेते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रेरक साथी वेदाश।